रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके सोल्जर एकेडमी से। तो सोल्जर एकेडमी में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि कल शाम 5 बजे सेना भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए आपकी कंटिन्यू क्लासेस लगेगी। तो मेरे वतन के लाल, अब सेना भर्ती का पेपर आपके आगे दौड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपके साथ वादा करता हूं कि आप इस चैनल पर बने रहे तो एग्जाम में बहुत अच्छे अंक लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की अपनी इंडिया जी की क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज अपने बात करने वाले हैं भारत का प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों, इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो इतिहास के बारे में सबसे पहले आपको यह ध्यान होना चाहिए कि विश्व में इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है। तो सब दोस्तों को पता होगा, विश्व में इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। और इसी हेरोडोटस की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। जिसका नाम है हिस्टोरिका। तो विश्व में इतिहास के पितामह किस व्यक्ति को कहा जाता है? हेरोडोटस, जो मूलतः यूनान के थे, और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। तो दोस्तों, इतिहास को अपने जानने के लिए 3 भागों में इतिहास को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राग ऐतिहासिक काल की। 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की। 2 नंबर पे दोस्तों बात करते हैं अपने आधे इतिहास काल। आधे इतिहास काल। और 3 नंबर पे दोस्तों अपने बात करते हैं नव ऐतिहासिक काल। नव ऐतिहासिक काल, या बोल सकते हैं अपने आधुनिक भारत। तो दोस्तों, इतिहास को समझने के लिए अपने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि इतिहास काल और नव ऐतिहासिक काल, या बोल सकते हैं अपने आधुनिक भारत। तो दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर क्या है? यानी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, वहां कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, उन चीजों को पढ़ा नहीं गया है। तो वो कौन से काल में रखेंगे? अपने प्राग ऐतिहासिक काल में। आदि इतिहास काल में क्या है? पुरातात्विक स्रोत के साथ लिखित प्रमाण में मिले हैं, और लिखित प्रमाण के साथ उन चीजों को पढ़ा नहीं गया है। आगे तीसरे नंबर बात करते हैं नव ऐतिहासिक काल के अंदर। दोस्तों, क्या है? पुरातात्विक स्रोत में मिले हैं, लिखित प्रमाण में मिले हैं, और लिखित प्रमाणों को पढ़ा भी जा चुका है। तो अपने बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, यानी पुरातात्विक स्रोत मिले हैं, वहां कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, ना वहां कोई चीजें पढ़ी गई है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण मिले हैं, लेकिन उन चीजों को पढ़ा नहीं गया है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, वहां जो लिखित प्रमाण मिले हैं उनको पढ़ा नहीं गया है। और तीसरे काल की बात करें, नव ऐतिहासिक काल या आधुनिक भारत बोल सकते हैं, उनमें क्या है? पुरातात्विक स्रोत के साथ लिखित प्रमाण, और लिखित प्रमाण के साथ क्या उन चीजों को पढ़ा भी गया है। जैसे धार्मिक ग्रंथ है, अभिलेख है, शिलालेख है, उन पे जो चीजें लिखी गई है उनको पढ़ा गया है। तो दोस्तों, इसके बाद अपने बात करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जहां से आपको पता है बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, और लगभग 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपने बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा। क्योंकि दोस्तों, सिंधु नदी है, उसके आसपास क्षेत्र में जो लोग रहे हैं, उन्हीं के नाम पे क्या पड़ गया है? सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, बात करें अपने सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया गया था वो था
तांबा। आगे बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम तो औजार बनाया गया था, वो बनाया गया था कुल्हाड़ी। और सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया था, वो था कुत्ता। तो दोस्तों डायरेक्ट से क्वेश्चन उठ जाते हैं कि सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तांबा। सर्वप्रथम औजार कौन सा बनाया गया था, कुल्हाड़ी। सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया, कुत्ते को। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके कुछ अन्य नाम है और उस नाम के बारे में बता देता हूं दोस्तों, क्यों पड़े वो नाम। तो सर्वप्रथम क्या है, जो धातु खोजी गई थी, धातु का प्रयोग किया गया था तांबा, और तांबे के साथ क्या मिलाया गया था, टिन। तो सिंधुवासी लोग थे, उन्होंने क्या तांबे के साथ क्या टिन को मिलाया, क्योंकि दोस्तों आपको पता है तांबा मुलायम होता है और कठोर चीज पे कोई मारते हैं तो तांबा मुड़ जाता है, इसलिए सिंधु लोग हैं, उन्होंने क्या तांबे के साथ टिन मिलाया और इन दोनों के मिलाने से क्या बना था, कांसा। क्या बना था, कांसा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। तीसरा नाम दोस्तों इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था, वो खोजा गया था हड़प्पा। कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। तो पहला जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, या दोस्तों कह सकते हैं अपने इन्हें नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, नगरीय सभ्यता, क्योंकि इस सभ्यता के अंदर जो प्रमाण मिले हैं, पक्की ईंटें मिली है, पक्के घर मिले हैं, इसलिए इन्हें नगरीय सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा, और तांबा और टिन के मिलाने से सिंधुवासी लोगों ने कांसा बनाया था और इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। सर्वप्रथम औजार कुल्हाड़ी, सर्वप्रथम पालतू पशु किसे बनाया गया, कुत्ते को। तो आगे दोस्तों बात करें अपने सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो कालक्रम रहता है कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा, और मैं बता देता हूं दोस्तों कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा इस जो कालक्रम रहता है, कार्बन डेटिंग पद्धति क्या होती है, यानी प्राचीन जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है, आयु ज्ञात की जाती है, उन्हें बोलते हैं कार्बन डेटिंग पद्धति। तो C14 द्वारा इसका जो कालक्रम है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। और दोस्तों मैं बता देता हूं आपको ईसा पूर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटनाएं हैं उनको बोला जाता है ईसा पूर्व। और ये चीज जो बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको एनसीईआरटी बुक से बता रहा हूं, जो कि प्रमाणित माना जाता है बोर्ड द्वारा। तो इसका जो कालक्रम रहता है, वैसे क्वेश्चन आते नहीं, अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग कालक्रम मिलेगा, लेकिन जो एनसीईआरटी बुक के आधारित पर जो कार्बन डेटिंग पद्धति द्वारा इसका जो कालक्रम माना गया है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। आगे दोस्तों बात करें तो दोस्तों बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी जो खोज की थी सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज की थी सर्वप्रथम वो 1826 की बात है। 1826 में चार्ल्स मेसन ने, किसने की, चार्ल्स मेसन ने। तो इन्हें सर्वप्रथम एक टिल्ले से सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के आसपास के एक टिल्ला खोजा गया था और उस टिल्ले के अंदर के ईंटें प्राप्त हुई थी। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज मानी जाती है किसके द्वारा की गई थी, 1826 में चार्ल्स मेसन। और दोस्तों इसके अलावा बता देता हूं मैं 1825-26 के अंदर आपको पता होगा कि विश्व की प्रथम रेल चली थी जो इंग्लैंड में चली थी। तो वो भी क्वेश्चन ध्यान रखना कि 1825-26 के अंदर क्या है, विश्व की सर्वप्रथम रेल चली थी इंग्लैंड में। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इसके बाद 1826 के बाद में
1853 से 56। तो 1853 से 56 के मध्य क्या है, कनिंघम के नेतृत्व में दो बर्टन बंधु थे, दो भाई थे, जिनका नाम था, एक का नाम था जेम्स बर्टन और एक का नाम था विलियम बर्टन। तो ये दोनों भाई थे। तो कनिंघम के नेतृत्व में क्या है, इन्हें भी लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन की खुदाई की जा रही थी। उस खुदाई के अंदर क्या कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी और इन ईंटों से अनुमान लगाया गया कनिंघम के नेतृत्व में कि यहाँ भी कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी। लेकिन कनिंघम क्या इन ईंटों का महत्व नहीं समझ पाया। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज होती है वो कब होती है, 1826 में। किसके द्वारा? चार्ल्स मैसन के द्वारा। 1853 से 56 के मध्य क्या है, कनिंघम के नेतृत्व में जेम्स बर्टन व विलियम बर्टन को क्या है, कुछ ईंटें प्राप्त हुई थी। रेलवे लाइन की खुदाई की जा रही थी उसके अंदर। लेकिन क्या है, कनिंघम इन ईंटों का महत्व नहीं समझ पाया था कि यहाँ कोई ऐसी कोई प्राचीन सभ्यता रही होगी, ऐसा कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया। तो आगे दोस्तों बात करें 1853 में, आपको दोस्तों पता होगा कि भारत की जो प्रथम रेल चली थी वो भी कब चली थी, 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच। कहां से कहां तक, मुंबई से ठाणे के बीच, और 34 किलोमीटर चली थी। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, खोज 1826 में चार्ल्स मैसन द्वारा, 1853-56 के मध्य जेम्स बर्टन विलियम बर्टन को कनिंघम के नेतृत्व में ईंटें प्राप्त हुई थी रेलवे लाइन खुदाई के दौरान। आगे 1853 में भारत की प्रथम रेल चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, 34 किलोमीटर। आगे दोस्तों बात करें अपने इसके बाद कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक कहा जाता है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है। तो नोट कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व विभाग जनक, तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जो जनक कहा जाता है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। नोट कर लेना, कनिंघम को। तो आगे दोस्तों बात करें, ये तो भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। इसके बाद में क्या है, अपने सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रथम स्थल खोजा गया था, हड़प्पा खोजा गया था, उसके बाद मोहनजोदड़ो भी खोजा गया था। तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले दोस्तों वही मैं आपको बोर्ड पे करवा रहा हूं। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह एक मातृस्थात्मक परिवार था। क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृस्थात्मक परिवार था। और बोल सकते हैं दोस्त अपने, यह सभ्यता एकल परिवार था। तो दोस्तों बता देता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता है ये मातृस्थात्मक परिवार कैसे था, यानी पहले जो सिंधुवासी के लोग थे उनमें क्या सब कुछ जो चलती थी, पहले माता की चलती थी। अब जैसे पिता के कोई भी अपने कार्य करते हैं या किसी परिवार के लिए सबसे पहले लगता है तो श्री, आगे पिता का नाम लगता है, पहले क्या श्रीमती, माता का नाम लगता था। इसलिए क्या कहा जाता है इसको, मातृस्थात्मक परिवार। एकल परिवार का मतलब है पहले जो सिंधुवासी लोग थे वो एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहा करता था, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, एकल परिवार। आगे दोस्तों बात करें कि सिंधुवासी लोग हैं, उनकी जो लिपि थी, सिंधुवासियों की जो लिपि थी वो कौन सी थी, भाव चित्रात्मक लिपि, भाव चित्रात्मक। तो इनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आधे ऐतिहासिक काल के अंदर क्या सिंधु घाटी सभ्यता को रखा गया है और वहां क्या लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उन चीजों को पढ़ा नहीं गया है, इसलिए क्या है, इस लिपि को क्या कहा जाता है, भाव चित्रात्मक लिपि। आगे दोस्तों बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता है वहां क्या है, ग्रिड पत्ती बनाई गई थी सड़कों के लिए, यानी ग्रिड पत्ती के बारे में आपको दोस्तों बता देता हूं क्या चीज होती है। ग्रिड पत्ती यानी सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो क्या है, जो मुख्य सड़क है उसके दरवाजे
आगे की ओर न खोलकर पीछे की ओर रखते थे उसे क्या बोलते अपने ग्रेट बत्ती। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि उनके जो मुख्य दरवाजे हैं वो कहां खुलते थे, आगे की मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, उन्हें क्या बोलते हैं अपने ग्रेट बत्ती। और दोस्तों आपको बता देता हूं मैं, सिंधु घाटी सभ्यता है वो उनका जो मुख्य पेय पदार्थ था, मिठास के लिए जो पदार्थ लेते थे वो क्या लेते थे, शहद। कौन सा, शहद। यानी सिंधु भाषी लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ था मिठास के लिए वो कौन सा था, शहद। तो आगे दोस्तों बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता आपको पता है लगभग 3 देशों में फैली हुई थी। एक तो सबसे पहले बात करें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। और दोस्तों बात करें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो भारत की सिंधु घाटी सभ्यता ही है। अगर विश्व में बात करें सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है तो वो मेसोपोटामिया सभ्यता मानी जाती है जो दजला फिराक नदी किनारे है। तो बात करें दोस्तों इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था सिंधुवासी लोगों का वो कौन सा था, शहद। आगे दोस्तों बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो दोस्तों भारत के अंदर त्रिभुजाकार में फैली हुई थी। तो बोल सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन से कार्य की है, त्रिभुजाकार की है। तो दोस्तों मैं बता देता हूं त्रिभुजाकार की कैसे है। जैसे सबसे पहले यहां स्थल है उत्तर में, तो वो कौन सा था, मांडा। और मांडा दोस्तों कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है, जम्मू कश्मीर में। और इधर उत्तर में बात पूर्व में बात करें दोस्तों तो यहां एक स्थल खोजा गया था, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और यह स्थल कहां खोजा गया था दोस्तों, यूपी के अंदर। आगे दोस्तों बात करें नीचे दक्षिण में, यानी नीचे दक्षिण के अंदर जो स्थल खोजा गया था, देमा। और देमाबाद दोस्तों कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। इधर पश्चिम में देखें दोस्तों अपने सिंधु घाटी सभ्यता त्रिभुजाकार में फैली हुई थी भारत के अंदर। तो पश्चिम में देखें दोस्तों यहां एक स्थान पड़ता है, स्थल खोजा गया था सूतकांगी डोर। और ये कहां खोजा गया था, बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान दोस्तों कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक त्रिभुजाकार में फैली हुई थी और लगभग एक कितने वर्ग किलोमीटर फैली हुई थी, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। तो जो मांडा है मांडा जो स्थल है उत्तर में जम्मू कश्मीर में है। यह दोस्तों आपको लगभग जो क्वेश्चन आते हैं वो नदियों में पूछा जाता है कि मांडा स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था या कौन सी नदी के किनारे मिला था। तो मांडा है वो अपने चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर में पड़ती है चिनाब नदी। और चिनाब नदी किनारे क्या है, मांडा स्थल खोजा गया था। आगे बात करें आलमगीरपुर, तो इसका भी नोट कर लेना दोस्तों, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे खोजा गया था, हिडन नदी। कौन नदी, हिडन नदी। आगे बात करें देवाबाद, तो देवाबाद दोस्तों गोदावरी नदी। तो कौन सी नदी किनारे, गोदावरी नदी। आगे दोस्तों बात करें सूतकेंगा डोर, बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। और यह जो खोजा गया था किस नदी किनारे, दाश नदी किनारे। किस नदी किनारे, दाश नदी किनारे। तो ऐसे करके ये त्रिभुजाकार में क्या है, सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। तो सबसे पहले उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, किस नदी किनारे, चिनाब नदी किनारे। आलमगीरपुर पूर्व में यूपी में, किस नदी किनारे, हिडन नदी किनारे। देमाबाद महाराष्ट्र में, किस नदी किनारे, गोदावरी नदी किनारे। सूतकेंगा डोर जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान, कौन सी नदी किनारे, दाश नदी किनारे। और दोस्तों मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। और सबसे ज्यादा जो स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो भारत में खोजे गए हैं। और सबसे जो प्राचीन सभ्यता है भारत की वो भी सिंधु घाटी सभ्यता है। तो आगे दोस्तों बात करें अपने तो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों मैंने पहले जिक्र किया है कि इसके उपनाम लिखाए थे मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता,
तो दोस्तों सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। कौन सा स्थल? हड़प्पा। तो दोस्तों जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज होती है वो कब होती है दोस्तों? 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने, यानी राय बहादुर दयाराम साहनी इसका पूरा नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज होती है 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और कहां की थी? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता है, पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है मोंटगोमरी। कौन सा? मोंटगोमरी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और ये कहां पड़ता है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला, जो कि पंजाब प्रांत में पड़ता है। आगे दोस्तों बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल तो हो गया हड़प्पा स्थल। और आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा था? दोस्तों सब लोग आप जानते हैं, मोहनजोदड़ो। तो वो भी कहां पड़ता है? वर्तमान में पाकिस्तान में भी पड़ता है। मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम स्थल खोजा गया है तो वो कौन सा है? हड़प्पा। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो मोहनजोदड़ो है, इसके कई उपनाम है दोस्तों, आप सब लोग जानते होंगे। ऊपर लिख देता हूं मैं, ये नोट कर लेना एक बार। मोहनजोदड़ो। तो सबसे पहले इसकी उपनाम की बात करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला या भूत प्रेतों का टीला भी कहा जा सकता है, नकली स्थान भी कहा जाता है। लिख देता हूं मैं दोस्तों, मृतकों का टीला, भूत प्रेतों का टीला, सिंध का बाग, सिंध का बाग और नकली स्थान। तो ये कई उपनाम मिलते हैं मोहनजोदड़ो के। मृतकों का टीला, भूत प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और नकली स्थान। तो दोस्तों बात करें मोहनजोदड़ो की जो खोज होती है 1922 में, और जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। और यह किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे है दोस्तों, और यह भी पाकिस्तान में पड़ता है। और हड़प्पा सभ्यता अगर दोस्तों पूछा जाए आपको कि किस नदी के किनारे है तो वो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रावी नदी। तो हड़प्पा सभ्यता है वो किस नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। तो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई थी और यहां से कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई थी। और दोस्तों मैं बता देता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता है यह भी कहां पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। और पाकिस्तान का एक जिला पड़ता है जिसका नाम है लरकाना। क्या नाम है? लरकाना। और ये सिंध प्रांत में आता है, ध्यान रखना दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक जो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। इन्हें मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, भूत प्रेतों का टीला, सिंध का बाग और नक्शलिस्तान भी कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी वो किस नदी किनारे हुई थी? रावी नदी किनारे। तो यहां से कुछ महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त हुए थे दोस्तों। तो जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक बहुत बड़ा अवशेष प्राप्त हुआ था जिसका नाम है, बहुत बड़े कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था R37। क्या नाम है? R37। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे बड़े जो अवशेष या पुरातत्व स्रोत मिले थे वो एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला था जिसका नाम था
37। तो अब दोस्तों अपने मोहनजोदड़ो के बारे में बात करते हैं, जहां से कई क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं दोस्तों। तो यहां क्या क्या मिला था दोस्तों मोहनजोदड़ो से? सबसे पहले बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त होता? यानी बड़े बड़े स्नानघर थे, तो बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार। तो बहुत बड़े अन्न के जो भंडार मिले थे वो भी कहां मिले थे? मोहनजोदड़ो से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कांस्य निर्मित नारी की नृत्य करते मूर्ति कहां मिली है? तो वो भी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो नोट कर लेना दोस्तों, कांस्य निर्मित नृत्य करते हुई नारी की मूर्ति, तो कांस्य निर्मित नृत्य करती हुई नारी की जो मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। आगे बात करें दोस्तों मोहनजोदड़ो के अंदर और क्या कुछ मिला है? तो एक सिंगी बेल वाली मुहर यहां से प्राप्त हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, एक सिंगी बेल वाली एक मुहर भी यहां प्राप्त हुई है। और योगी का चित्र भी मिला है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है कि बृहद स्नानागार है, अदागार है, कांस्य निर्मित नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली है, एक सिंगी बेल वाली मुहर मिली है, और इसके अलावा पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी मिली है दोस्तों। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति भी यहां से प्राप्त हुई है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं कि बृहद स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से। अनागार कांस्य निर्मित नृत्य करती नारी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। एक सिंगी बेल वाली मुहर जो प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है वो भी कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो दोस्तों आज यहां तक ही करेंगे, और कल अपने जो करने वाले हैं इसके अलावा तो कई और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल खोजे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आप जैसे फौजी भाई तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।